नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आधुनिक भारत के इतिहास के कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के 3 चरण, कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया अपने आर्थिक हितों के लिए। उसी का सेकंड पार्ट हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको कल जो मैंने पार्ट बताया था उसका थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करना चाह रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। उसको बताने से पहले मैंने कल आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसका भारत के साथ जो ब्रिटेन से ही रवाना होती है वो डेट जो 1600 की है, 1600। अब 1600 से लेकर 1757 तक, मतलब 157 साल तक ये कंपनी एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, जो मैंने आपको कल समझाया था। और प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी और जब व्यापार करने के लिए भारत में आई तो जाहिर सी बात है भारत के उस समय के राजाओं ने, बादशाहों ने इसको अनुमति दी। क्यों? क्योंकि भारत में बाहर से विदेशी मुद्रा का आगमन हो रहा था, सोना चांदी की शक्ल में। भारत में सोना चांदी आ रहा था, पहला पॉइंट। नंबर 2, भारत के उस समय के जो राजा, बादशाह, रजवाड़े थे उनको टैक्स की प्राप्ति होती थी व्यापार करने से। और तीसरा, भारतीय वस्तुओं को घर बैठे खरीदार मिल रहा था। और चौथा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी हमें प्राप्त हो रही थी। इस कारण से पहला जो है 1600 से लेकर 1757 तक का जो फेज है वो काफी लाभदायक माना जाता है। लेकिन उसके आगे के पार्ट को हम देखें तो आपको नजर आएगा कि भारत का शोषण जो शुरू हुआ है वो बेसिकली हुआ है 1757 से, और 1757 से लेकर 1947, मतलब लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारा व्यापक शोषण किया। उस शोषण के चक्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें 2 पार्ट मैंने आपको कल समझा दिए। वो जो 2 पार्ट मैंने समझाया उसका थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवाना चाहता हूं। यहां पर जो पहला पार्ट था उस पार्ट को नाम दिया गया वणिकवाद, मर्केंटिलिज्म। मतलब इस फेज में जब अंग्रेजों को सत्ता, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता बंगाल में प्राप्त हुई तो बंगाल का राजस्व उसके हाथ में आने लग गया। जब बंगाल का रेवेन्यू हाथ में आया तो बंगाल के राजस्व से ही उन्होंने अपने व्यापार का आधार बनाया। मतलब अब बाहर से पैसा आना बंद हो गया तो विदेशी मुद्रा का आना बंद हुआ, और उसी जो उनके पास में जो पैसा, जो रेवेन्यू आ रहा था, उसी रेवेन्यू से उन्होंने व्यापार किया। और उससे भारत में तैयार माल, और भारत का जो तैयार माल था वो हैंडीक्राफ्ट था, मसाले थे, उसको खरीदकर वो बाहर ले गए, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ। और हमारा शोषण कैसे हुआ? नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रक्रिया से किसानों से जबरदस्ती राजस्व वसूलना, तो हमारा रेवेन्यू गया। नंबर 2, उस रेवेन्यू का उपयोग अगर कोई भारत की सरकार होती या राज्यों की सरकार होती तो भारत में करती, वो लगातार बाहर जाता गया। इससे हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती गई। साथ ही साथ हमारे तैयार माल को इन्होंने बहुत कम कीमतों पे खरीदा, और उस तैयार माल पर होने वाला लाभ भी गया। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत का जो आर्थिक शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई वो 1757 से शुरू हुई, और 1757 से 1813 तक ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रही। ये मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझा दिया है। फिर सेकंड फेज जो था मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, ये बेसिकली 1813 से 1860 तक माना जाता है। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म, कल मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि यहाँ पर मुक्त व्यापार जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये मुक्त व्यापार वन साइडेड था। वन साइडेड का मतलब किसी न किसी प्रकार से लाभ जो है वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को होना चाहिए, भारत तो केवल उपनिवेश के रूप में था। अब आप यहां देखोगे तो आपके दिमाग में डेट आएगी, सर 1813 आपने क्यों ली? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो आपके दिमाग में आएगा, सर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त क्यों किया? तो इसका उत्तर मैंने कल समझा दिया था, फिर आज समझाऊंगा थोड़ा सा आपको। आप यहां पे देखिए कि 1813 से 1860 ब्रिटेन के अंदर दुनिया की सबसे पहली औद्योगिक क्रांति आई। हालांकि वो औद्योगिक क्रांति जिस समय की हम बात करें 1813, उससे 50 साल पहले आ चुकी है ब्रिटेन के, लेकिन
जब किसी देश में औद्योगिक क्रांति आती है तो सबसे पहले वो देश अपनी अर्थव्यवस्था की पूर्ति करता है। लेकिन 1813 मतलब 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था छलाछल भरी हुई थी और निर्यात करना जरूरी था। मतलब ब्रिटिश कल कारखानों के द्वारा जो तैयार उत्पाद था, उस तैयार उत्पाद को किसी और बाजार में बेचना जरूरी था। तो क्यों न हम उनको कह दें, आप ब्रिटेन के पास में फ्रांस है, फ्रांस में बेच दीजिए, स्पेन में बेच दीजिए, इटली में बेच दीजिए। लेकिन नहीं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जो फेज हम पढ़ रहे हैं, उस समय फ्रांस में नेपोलियन था और नेपोलियन ने ब्रिटेन को रोकने के लिए उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी। और जब ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी कर दी तो ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया कि आप हमें बाजार दीजिए, और बाजार देने के लिए भारत जैसे बाजार उपलब्ध है, लेकिन भारत तक पहुंचने के लिए आपको संसद में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एकाधिकार है भारत के साथ व्यापार करने का। इसलिए नेपोलियन के द्वारा जो आर्थिक नाकेबंदी की गई थी, वो भी एक कारण बना किसके एकाधिकार को समाप्त करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जिस प्रकार से ब्रिटिश संसद लगातार कंट्रोल कर रही थी, उसका भी एक ही नतीजा था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा और अब ब्रिटेन से भारत में जाकर कोई भी व्यापार कर सकता है। इसका मैंने काफी कल 40 मिनट तक आपको समझाया था। ये पार्ट सिर्फ आज लिंक करने के लिए वापस जोड़ रहा हूं। इससे हमारा नुकसान कैसे हुआ कि चूंकि भारत की सरकार ब्रिटिश के हाथ में थी, इसलिए अगेन भारत का राजस्व बाहर जाने लगा। नंबर एक, हमारा रेवेन्यू गया। अब वो रेवेन्यू से तैयार माल नहीं बल्कि कच्चे माल को खरीदने पर फोकस करने लगे। इससे हमारे हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। कच्चे माल को फोकस करने से कृषि पर भार बढ़ा, एग्रीकल्चर पर बर्डन बढ़ेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण हो गया। और कच्चा माल इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश कल कारखानों को कच्चे माल की आवश्यकता है और इस कच्चे माल से तैयार माल करके वो भारत के बाजार में 10 गुना अधिक भाव पर बेचने लगे। इससे भी हमारा शोषण हुआ और उस तैयार माल को लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए इसी काल में बहुत बड़े स्तर पर भारत में ऐसी रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, उनका आपस में मर्ज होगा और उन रियासतों का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। और भारतीयों को शिक्षित करके, कैसे? वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षित करके एक ऐसा भारतीय तैयार किया जाएगा जो दिखने में भले ही भारतीय हो, लेकिन सोचने समझने के पॉइंट से ब्रिटिश जैसा हो, ताकि वो ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा खरीदार बन सके। और ध्यान रखना, इसी काल में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिसको अंग्रेजों ने एप्रिशिएट किया, क्योंकि वो उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों की आपूर्ति में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। तो यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था। इसके आगे हम चलते हैं। ये लिंक करने के लिए थोड़ा जरूरी था। अब जो तीसरा चरण है हमारे शोषण का, उस तीसरे चरण को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना, उसे हम वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वित्तीय पूंजीवाद। और वित्तीय पूंजीवाद जो है, ये बेसिकली फाइनेंशियल कैपिटलिज्म माना जाता है 1860 से 1947 तक। 1860 से 1947 तक फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। अब देखो, सबसे पहले हम ब्रिटेन चलते हैं और एक चीज का और यहां पर ध्यान रहे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का तो अंत हो गया, लेकिन अब भारत पर सीधा ब्रिटिश शासन स्टैब्लिश हो गया। मतलब अब भारत सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। इसलिए शोषण की प्रक्रिया कम नहीं हुई बल्कि तेज हो गई। और दोस्तों, आपने कभी गन्ने का जूस निकलते देखा है? गन्ने वाला हमेशा गन्ने के जूस को 3 चरणों में निकालता है। सबसे पहले गन्ने को लिया और उसको ऐसे कैसे मशीन में डालता है और उससे जूस निकलता है। वो पहला चरण था, वणिकवाद। फिर पकड़ा, फिर डाला उसके गन्ने की मशीन के अंदर, फिर जूस निकाला और उसमें फिर नींबू और डालता है। ये हमारे शोषण का दूसरा पॉइंट था, जिसको हम कहते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद।
और जब पूरे गन्ने का जूस निकल गया तो फिर एक बार उसको मोड़ देकर फिर मशीन में डालता है और फिर जो जूस निकलता है वो था आपका वित्तीय पूंजीवाद, जिसमें हमारे राजा सब कुछ ये निचोड़ कर यहां से बाहर ले गए। ये वित्तीय पूंजीवाद क्या था, इसको हम देखें तो सबसे पहले आप मानिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, तो जाहिर सी बात है यहां पर सीधी ब्रिटिश सरकार होगी, मतलब अंग्रेजों के हाथ में सरकार होगी। और यहां पे ये भारत है, ये भारत है और भारत में भारत सरकार है, भारत में भारत सरकार है, नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, लेकिन ध्यान रहे ये भारत सरकार भी ब्रिटिश के हाथों में थी, इसलिए यहां भी सरकार अंग्रेजों के हाथ में और यहां भी सरकार अंग्रेजों के हाथ में, इसलिए भला जो होने वाला है वो फाइनली ब्रिटिश का होगा। तो यहां पर आप देखिए ब्रिटेन एक औद्योगिक राष्ट्र था, ये हमने पहले फेज में पढ़ लिया था। दुनिया का सबसे विकसित औद्योगिक राष्ट्र उस जमाने में ब्रिटेन था। जब औद्योगिक राष्ट्र था तो इसमें पहला पॉइंट आप देखोगे, जब कोई देश औद्योगिक राष्ट्र होता है तो उसके पास औद्योगिक उत्पाद तैयार होते हैं, और औद्योगिक उत्पाद का मतलब होगा तैयार माल, मतलब ब्रिटिश कल कारखानों से तैयार माल पड़ा हुआ है, लबालब मार्केट भरा हुआ है। पहला पॉइंट कहां पर, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अंदर। दूसरा, कोई भी देश जब औद्योगिक देश बनता है और वो औद्योगिक राष्ट्र की चरम सीमा पर होता है तो वहां पर सबसे अधिक डेवलपमेंट जो है वो होता है लो इस्पात उद्योग का, जिसको हम कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लो इस्पात उद्योग का बहुत बेहतर तरीके से, लो इस्पात उद्योग का विकास, उसका लो इस्पात उद्योग का बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होता है। तीसरा जो होगा, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा जो है उसमें आपका आएगा पहला औद्योगिक उत्पाद, दूसरा लो इस्पात उद्योग का विकास। अब जो लो इस्पात उद्योग का विकास है इसको मैं जोड़ के बताऊंगा आपको। एक आपको पता है कि वाणिज्यवाद वाले चरण से इन्होंने पैसा कमाया तो पूंजी इनके पास में एक्स्ट्रा आ गई। फिर दूसरा जो मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद था उससे भी ब्रिटिश व्यापारियों ने बहुत पैसा हिंदुस्तान से कमाया, तो वो यहां पर इनके पास में पहले वाले दो चरणों से इनके पास पड़ी हुई है अतिरिक्त पूंजी, मतलब इनके पास ब्रिटिश पूंजीपतियों के पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, अतिरिक्त पूंजी है। और एक व्यापारी की विशेषता होती है कि जब उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल आती है तो कहीं ना कहीं उस एक्स्ट्रा कैपिटल का किसी और देश में या किसी और क्षेत्र में निवेश करता है ताकि और बेहतर रिटर्न वो प्राप्त कर सके। तो यहां पर भी आप लोग ध्यान रखना, अतिरिक्त पूंजी उनके पास में है। साथ ही साथ आपको पता है जब पूंजी आती है तो बुद्धि और तेज काम करती है, इसलिए इनोवेशन होंगे, आविष्कार होंगे। तो मैंने कह दिया तकनीकी विकास, तकनीकी विकास एवं आविष्कार भी हुआ ब्रिटेन के अंदर। आविष्कार, और आविष्कार में उस जमाने में सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है इंजन। आविष्कार में किसको मानेंगे, इंजन। और लो इस्पात उद्योग का डेवलपमेंट हुआ तो ब्रिटिश जो अर्थव्यवस्था है वो भरी पड़ी है किससे, डिब्बे, पटरियां, इंजन, ये वहां पर तैयार है। तो आप देखिए ब्रिटिश सरकार का पहला ऑब्जेक्ट होगा कि वो भारत की जो सरकार है जो अंग्रेजों के हाथ में है उस पर राजनीतिक नियंत्रण करे, मतलब ब्रिटेन का बहुत अच्छा कंट्रोल भारत में काम कर रही सरकार पर होना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब मैंने सबसे पहले ही समझाया कि ब्रिटेन में इस फेज में आकर, किस फेज में, 1860 के आसपास, वहां पर औद्योगिक उत्पाद से
अर्थव्यवस्था छलाछल भरी हुई है। नंबर 2, वहां पर लौह इस्पात उद्योग का बहुत बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है, जिससे वहां पर डिब्बे, पटरियां, इंजन ये सब तैयार है। साथ ही साथ वहां अतिरिक्त पूंजी है, एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा हुआ है, किसमें? ब्रिटिश व्यापारियों के पास। और चौथा, तकनीकी विकास और आविष्कार के अंदर भी वो आगे थे। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो नीतियां थी, उस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत उन्होंने कई उपनिवेशों का निर्माण किया। और वो उपनिवेश जो थे, उपनिवेश, उप प्लस निवेश, मतलब निवेश के दूसरे क्षेत्र जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी पूंजी का, इसलिए नाम है उपनिवेश। और अगर ये उपनिवेश है, मतलब अगर ये भारत जो है ये उनका उपनिवेश है, तो फिर ब्रिटेन क्या होगा? तो ब्रिटेन बेसिकली भारत का गृह राज्य होगा। इसको कहते हैं होम स्टेट। भारत के संदर्भ में ब्रिटेन को क्या कहा जाता था? होम स्टेट। और हमेशा उपनिवेश में इस प्रकार की नीतियों का संचालन किया जाता था ताकि गृह राज्य के हितों की पूर्ति की जा सके। अब गृह राज्य कौन है? ब्रिटेन। उपनिवेश कौन है? भारत। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होगा ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया जा सके। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ब्रिटिश सरकार थी और भारत में भेजी गई सरकार भी ब्रिटिश सरकार थी। वो नियुक्त थी, वो निर्वाचित नहीं थी। इसलिए भारत में जो सरकार होगी वो भी हमेशा इनकी भेजी हुई थी, इसलिए वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सहयोग करेगी। अब अगर हम देखें तो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों को भारत के बाजार में भेजना जरूरी था, तो इनको भारतीय एकीकृत बाजार में लाया जाएगा। और एकीकृत बाजार बनाने के कई रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया, जो मैंने पहले वाले फेज में बताया था। पहला। दूसरा, लौह इस्पात उद्योग अतिरिक्त पूंजी। मैं कह रहा हूं कि अब इस फेज में वो बेसिकली भारत में करेंगे वो करेंगे निवेश, इसलिए भारत बन जाएगा ब्रिटेन का उपनिवेश। और यही वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ है और भारत सीधा ब्रिटेन के अधीन आया है। ये हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बाद में। मैंने पूरा एक बार आपको एनालिसिस करके समझाया कि कौन सा काम कब होगा। तो अब आप देखिए, अब निवेश भारत में किया जाएगा। आप कहोगे सर किस चीज का निवेश? तो पहला उत्तर होगा अतिरिक्त पूंजी का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल। और आप सोचिए कि भारत में अतिरिक्त पूंजी का निवेश उस समय किया जाएगा जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था। और आपको पता होगा कि जब किसी देश में विद्रोह होता है तो व्यापारी वहां निवेश नहीं करता है, लेकिन अंग्रेज व्यापारियों को ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका निवेश का पैसा डूबा तो ब्रिटिश सरकार आपकी मूल रकम के साथ 5% ब्याज वित्त गारंटी देगी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों को एप्रिशिएट किया कि आप अपनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश भारत में कीजिए ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया जा सके। तो अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जाएगा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में, और वो किस रूप में होगा? वो होगा रेलवे के रूप में। मतलब जो निवेश किया गया, ये निवेश स्पेशली किस रूप में होगा? रेलवे के अंदर होगा। इसलिए पूरे भारत को रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा दिया जाएगा। कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक, शिमला से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लखनऊ तक, लखनऊ से बॉम्बे तक, बॉम्बे से चेन्नई तक, चेन्नई से बेंगलोर तक, बेंगलोर से जयपुर तक पूरा नेटवर्क बना जाएगा। तो इनको इतना रेलवे नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता क्या थी? तो आप कहोगे सर आप क्यों बाल की खाल निकाल रहे? वो थे जो कम से कम रेलवे नेटवर्क स्थापित तो कर गए। यस, हम स्वीकार करते हैं कि भारत में रेलवे नेटवर्क को स्टैब्लिश करने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसके लिए उस
समय की भारतीय प्रजा की हड्डियों का पानी बना दिया गया था, उनका खून सोख लिया गया था। उस कीमत पर रेलवे नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है। सर कैसे? तो देखो, भारत में उन्होंने रेलवे के रूप में इन्वेस्टमेंट क्यों किया? ताकि ब्रिटिश सरकार अपने औद्योगिक उत्पादों का औद्योगिक उत्पाद अर्थात तैयार माल को भारतीय बाजार में बेच सके। नंबर 2, लौह इस्पात उद्योग में जो अतिरिक्त डिब्बे, प्रक्रिया, इंजन है, उसका निवेश भारत के बाजार में किया जा सके। ब्रिटेन की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जा सके, तकनीकी निवेश किया जा सके, बौद्धिक निवेश किया जा सके। और साथ ही साथ ये रेलवे जो है, ये रेलवे भारत के विभिन्न बंदरगाहों से तैयार माल को लाने और ले जाने में अपनी, जैसे यहां पर तैयार माल है, तो अगर यहां पर तैयार माल है तो उस तैयार माल को रेलवे के माध्यम से यहां तक बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। और अगर यहां कच्चा माल है तो उस कच्चे माल को बंदरगाह तक लाने में रेलवे अहम भूमिका अदा कर सकती थी। सबसे बढ़कर रेलवे का इस रूप में भी फायदा था, रेलवे का इस रूप में फायदा था कि भारत के किसी क्षेत्र में विद्रोह हो, भारत के किसी क्षेत्र में भर्तियां करनी हो, तो रेलवे ने उस गति को बढ़ा दिया, विद्रोह को दबाने की गति को बढ़ा दिया। अब आप कहोगे सर हमारा टॉपिक तो है शोषण, आप हमें ये बताइए सर शोषण कैसे हुआ? तो उत्तर होगा, क्योंकि भारत की सरकार ब्रिटिश के हाथों में थी, इसलिए भारत का पूरा रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार के हाथों में जाता था, और ब्रिटिश सरकार इस रेवेन्यू से कच्चा माल खरीदती थी। तो हो गया कच्चा माल। तो देखिए हमारा रेवेन्यू गया, उस रेवेन्यू से हमारे कच्चे माल को, क्योंकि कच्चे माल की कीमत तो सरकार तय करती है, उस कच्चे माल को औने पौने भाव पर ले गए, इसलिए कच्चा माल भी गया। और उस कच्चे माल को ब्रिटेन के औद्योगिक कल कारखानों में ले गए और वहां से तैयार माल करके हमारे कच्चे माल से तैयार उत्पाद को बहुत बड़ी कीमत पे भारतीय बाजार में बेच करके हमारे से पैसा फिर वसूला गया, राजस्व गया। अगर कोई और सरकार होती, अयोग्य सरकार होती, निकम्मी सरकार होती, तब भी वो इस रेवेन्यू का प्रयोग भारत में करती। लेकिन हमारा राजस्व 1757 के बाद लगातार बाहर जा रहा था, जिसका सबसे पहला विश्लेषण दादाभाई नौरोजी ने किया, जिसको हम कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। वो ड्रेन वेल्थ थ्योरी के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से भारत का रेवेन्यू लगातार भारत से बाहर गया, और ये भी बताया गया कि जब किसी देश का राजा व्यापारी होता है तो प्रजा का फकीर होना तय है। इसलिए जब देश का राजस्व बाहर गया तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती गई। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि राजस्व के बाहर जाने से कच्चा माल खरीदा गया, और कच्चा माल खेतों से आता था, इसलिए कृषि पर भार बढ़ेगा। कृषि पर भार बढ़ा तो भारत का औद्योगिकरण हुआ। देखिए जिस समय इनका औद्योगिकरण हो रहा था, उस समय हमारा औद्योगिकरण हो रहा था। तो ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज कमेंट करें। कमेंट को मैं देख रहा हूं कि आपके कमेंट किस प्रकार के आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पढ़ने से मुझे टाइम मिलता नहीं है, मैं क्लास के बाद आपके एक एक कमेंट को बहुत ढंग से पढ़ता हूं। लेकिन चूंकि आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, उससे थोड़ा सा मुझे अंदर से फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं क्या मेरा समझाने का तरीका टिपिकल है, जबकि मैंने एनसीईआरटी की विपिन चंद्रा को बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब जैसे ही पूरा समझाया मैंने आपको, तो अब एक एक चीज समझ में आपको आनी चाहिए। सपोज कीजिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे ये पूछिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दे
कि रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण कहते हैं मॉडर्नाइजेशन को। रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। आप इसका उत्तर मुझे प्रेजेंट करोगे लिख के। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं आपके सामने, आप कैसे लिखोगे इसका उत्तर सुनना आप लोग। रेलवे ने निश्चित रूप से भारत का आधुनिकीकरण किया। इससे भारत को परिवहन के एक नए साधन की प्राप्ति हुई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक दूरी कम हुई। भारत की विविधता में एकता स्थापित हुई। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो रेलवे ने भारत के आधुनिकीकरण से ज्यादा उस समय भारत के शोषण की प्रक्रिया को और अधिक तेज कर दिया। भारत में कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाने और तैयार माल को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने की गति को बढ़ाकर हमारी शोषण की प्रक्रिया को बढ़ा दिया। रेलवे ने उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेलवे द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विद्रोह को रोकने में भी इसने अपनी अहम भूमिका की। रेलवे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अपनी अतिरिक्त पूंजी व्यापारियों के माध्यम से भारत में निवेश करवाई, जिससे उनको लाभ हुआ। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रेलवे के लिए भारत में किसी प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए गए, बल्कि वहां के तैयार माल, डिब्बे, पटरियां, इंजन को लाकर भारत में डाला गया। इससे भारत का औद्योगिकरण नहीं हुआ, बल्कि भारत का विऔद्योगिकरण हुआ। अगर रेलवे संबंधी उद्योग भारत में लगते तो तस्वीर कुछ अलग होती। अतः स्पष्ट है कि रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण तो किया, परंतु उस समय रेलवे ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हितों से अधिक जुड़ी हुई थी। और आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो मतलब सहमत नहीं होना है। सहमत होना तो केवल इतना सा और असहमति इतनी बतानी है, तब आपका उत्तर बेहतर तरीके से होगा और ये आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, क्या रेलवे ब्रिटेन की आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से जुड़ी थी? राजनीतिक हितों से जुड़ी थी तो फिर आपको बताना, आर्थिक हित तो ये वाले हो गए, राजनीतिक हो गए, राजनीतिक नियंत्रण, विद्रोह को शांत करना और ये सब उसमें रहेंगे। तो लगभग ये क्वेश्चन आपका इसमें आएगा। तो ये मैंने आपको तीसरा चरण समझाया। और ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे कहां से लेकर 1757 से लेकर 1947 तक, उसमें आपको इन 3 फेज को याद रखना है, क्योंकि इन चरणों को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के लिए भारत में काम किया था। यह बात अलग है कि ब्रिटिश हथौड़े ने भारत को आजाद कर दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार भारत में जो आधुनिक कदम उठाएगी उससे भारतीय जागरूक होंगे, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट, समाचार पत्रों का विकास, नई प्रकार की शिक्षा नीति, नई न्यायिक व्यवस्था, वो अपने हितों के लिए लाए थे। लेकिन हम जागरूक हो गए, और जब हम जागरूक हुए तो राष्ट्रीय आंदोलन चला, और राष्ट्रीय आंदोलन चला तो आजाद हुए। तभी तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत को आजाद कर दिया। ये क्वेश्चन रेलवे संबंधी पूछा गया था एक बार
मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था और एक बार यूपीएससी में पूछा गया था। उसको आप देखना वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन क्या था? तो वो था भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया। भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया, अर्थात इसने भारत की हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में तब्दील कर भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर दिया। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया। ये क्वेश्चन है भाई। इसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में तब्दील कर भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर दिया। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिए। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मेंस में कोई प्रश्न बहुत बड़ा हो, जैसे आप देख लो ये बड़ा क्वेश्चन है, मेंस में जब कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो उसका उत्तर लिखते समय आप उसको एक बार में पढ़कर एक साथ लिखने का प्रयास न करें, अन्यथा आप उसका सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। हां, इस प्रकार के प्रश्न को आप अगर अपने दिमाग से अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आप रैंकर्स में आएंगे। जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसकी शुरुआत रेलवे से करना और फिर इसका पहला पार्ट होगा भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र किया। अब किया नहीं किया, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में तब्दील कर दिया। ये आप दूसरा पार्ट बना लीजिए। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर दिया। ये तीसरा पार्ट हो गया। मतलब आप इसको टुकड़ों में तोड़िए और तोड़ने के बाद आप इसको जोड़ दीजिए तो बहुत ही बेहतर उत्तर निकलेगा। अब यहां पे लिखा है तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिए। मतलब लॉजिक प्रेजेंट करना है कि क्या वास्तव में ऐसा था। और जब लॉजिक प्रेजेंट करना है तो हमें क्वेश्चन के शब्दों पर जाना है। क्वेश्चन ने जो कह दिया उस पर हमें अमल नहीं करना है। जैसे इसने कहा कि औद्योगिकरण कर दिया, तो हमें बताना है कि औद्योगिकरण किया कि नहीं किया तर्क सहित। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर आया रेलवे। अब जैसे आप जब भूमिका बनाओगे तो एक लाइन की रेलवे 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे का परिचालन ब्रिटिश सरकार का निश्चित रूप से एक आधुनिक कदम माना जाता है। इतना शुरुआत कर दिया आपने। अब हम इस पे आए, भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया। पहले इसका मतलब क्या ये समझिए लिखने से पहले।
लिखने का मतलब ये कि जब भी किसी देश में जब रेलवे चलती है, मैं इसका संदर्भ बता रहा हूं, जब भी किसी देश में रेलवे चलती है तो आपको पता है रेलवे औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है। क्योंकि जब किसी देश में रेलवे स्टैब्लिश होगी तो वहां पटरियां चाहिए, डिब्बे चाहिए, इंजन चाहिए, पेचकस चाहिए, बोल्टू चाहिए, हजारों प्रकार की सामग्री रेलवे के लिए चाहिए। तो जब एक रेलवे लाइन बिछेगी और एक ट्रेन उसमें चलेगी तो कम से कम 100 उद्योगों की आवश्यकता होगी, मतलब औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब ये कह रहा है कि भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया। तो इसका उत्तर मैं कैसे लिखूंगा? भारत में रेलवे की स्थापना ब्रिटिश द्वारा एक आधुनिक कदम माना जाता है, परंतु भारत में रेलवे ने वह नहीं किया जो अन्यत्र कहीं किया। अर्थात जब भी किसी देश में, जैसे ब्रिटेन के अंदर रेलवे चली तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण की गति को और तेज गति मिली, क्योंकि रेलवे ने अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। परंतु भारत के संदर्भ में यह सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में रेलवे संबंधी तमाम सामग्री भारत में बनाई नहीं गई, बल्कि पूरी सामग्री ब्रिटेन से आयात की गई। अर्थात डिब्बे, इंजन, पटरियां यहां मंगाई गई, उसके उद्योग भारत में स्थापित नहीं हुए, जिसके कारण जब मेन उद्योग स्थापित नहीं हुए तो अन्य उद्योगों की स्थापना नहीं हुई, और जब अन्य उद्योगों की स्थापना नहीं हुई तो अन्य देशों की तरह भारत में रेलवे के चलने से औद्योगिकरण नहीं हुआ। क्योंकि भारत में तो सिर्फ उसको असेंबल किया जाता था। तो आप क्या लिखोगे ऐसे? भारत में रेलवे की स्थापना ब्रिटिश सरकार का एक आधुनिक कदम अवश्य माना जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब रेलवे किसी देश में चलती है तो निश्चित रूप से उसके औद्योगिकरण को गति मिलती है, परंतु भारत के संदर्भ में इस कथन को सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में रेलवे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण सामग्री जैसे डिब्बे, पटरियां, इंजन, सीट आदि का ब्रिटेन से आयात किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का तो औद्योगिकरण हुआ, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण नहीं हुआ। बल्कि रेलवे ने भारत में कच्चे माल के निर्यात की प्रक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा दिया, और रेलवे के माध्यम से कच्चे माल को सुदूर स्थानों से बंदरगाह तक लाया जाता था, और रेलवे के माध्यम से ब्रिटेन के तैयार माल को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था, जिसके कारण कच्चे माल की मांग और अधिक बढ़ी, और कच्चे माल की मांग बढ़ने से भारत में कृषि पर भार बढ़ा, और कृषि पर भार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो गया। अर्थात कच्चे माल की मांग बढ़ने से भारत के हस्तशिल्प उद्योग का भी पतन हुआ। इसलिए भारत में रेलवे के परिचालन से हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में तब्दील नहीं किया जा सका, बल्कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ और कृषि पर भार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर दिया नहीं, अर्थात रेलवे के परिचालन से उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण नहीं हुआ, बल्कि विऔद्योगिकरण हुआ, और इस विऔद्योगिकरण ने भारत में कृषि पर भार बढ़ा दिया। कृषि पर भार बढ़ाने से भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, और स्थितियां इतनी भयानक हो गई कि बारंबार अकालों के पड़ने से भारत के विभिन्न खेतों में किसानों की हड्डियां ही शेष रही। इसलिए इस कथन को यहाँ पर सत्य नहीं माना जा सकता कि भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं और किया। इसने भारत को
औद्योगिकरण की दिशा में नहीं बढ़ाया, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा में ले जाकर उसका औद्योगिकरण कर दिया, जिससे हस्तशिल्प उद्योग का भी पतन हो गया। ये उत्तर आएगा। और आपको शायद जानकारी हैरानी हो कि यूपीएससी में जो टॉपर्स होते हैं वो भी 50% नंबर ला पाते हैं, टॉप रैंकर। अगर एक सामान्य लड़का सामान्य तरीके से तैयारी करके इस प्रकार के उत्तर लिख दे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रैंक लाने से रोक दे। लेकिन उसके लिए आपको फैक्चुअल पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट पर बल देना होगा। जैसे मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ताकि हम हर चीज को समझ सकें कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट क्या था। हर चार्टर एक्ट के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक उद्देश्य जरूर है, क्योंकि भारत का ब्रिटेन का पहला उद्देश्य आर्थिक लाभ की प्राप्ति करना था। तभी तो नाम क्या है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। निवेश शब्द किस में आता है? अर्थव्यवस्था में आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब जब हम कल इसके आगे बढ़ेंगे, तो एक चीज का मैं जगह जगह उल्लेख करूंगा, और उसके लिए ये दोनों वीडियो, कल का वीडियो आज का, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आना जरूरी है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहां पर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको जवाब कमेंट के माध्यम से नहीं दे पाए तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बोर्ड पर लिख करके मैं उसका एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन हमें प्री के फैक्चुअल के साथ साथ मेंस के कॉन्सेप्ट को भी देखना जरूरी है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको पता प्री एग्जाम में आते हैं कथन कारण वाले क्वेश्चन, और कथन में दे दिया रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया, और कारण दे दिया इसने भारत की हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में बदल दिया। इनमें से सही उत्तर है केवल ए, बी, सी, डी, और वहां होगा यदि कारण कथन की व्याख्या करता है तो ए होगा, बी होगा। तो वैसे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लगातार एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अनअकैडमीज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अन्य टॉपिक्स पर भी मेरी बातचीत चल रही है कि हम उसका भी एनालिसिस आपके सामने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें। जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो क्लास चल रही है, जो जस्ट इस क्लास से पहले होती है, आप उसको भी बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। साथ ही साथ यूपीएससी प्री में या आरएस में, पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, या सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, एसएससी में कहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, वैसे आधुनिक भारत के इतिहास का जितना पाठ हम करेंगे उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पूरा एक कमिटमेंट आपके साथ में होगा कि आपको अलग से अन्य पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुस्तक पढ़ने का हमारा है, आप वीडियोस को बहुत तन्मयता के साथ देखें, उस पर मनन करें, और अपने तरीके से आप नोट्स को भी तैयार करें, ताकि आप बहुत बहुत बेहतर तरीके से उसका विवेचन कर सकें। तो ये आपका था भारत में आर्थिक शोषण के 3 चरण, जिसका पहला पार्ट था वणिकवाद, दूसरा फेज था मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और इस फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में हमारे शोषण की गति को और अधिक बढ़ा दिया। और जब शोषण की गति को बढ़ाया तो ध्यान रखना, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा।
कुछ लोग आप में से कह सकते हैं सर आपने 1860 वहां पे लिखा है, भारत में पहली रेलवे का परिचालन तो 1853 में हो गया था। यस, भारत में पहली रेलवे का परिचालन निश्चित रूप से बॉम्बे से थाने की मध्य जो 1853 में चली थी वो थी, लेकिन वो कुछ ही थी। जो व्यापक स्तर पर रेलवे में निवेश होगा वो 1860 के आसपास से हुआ है। और चूंकि 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह के बाद चूंकि ब्रिटिश व्यापारियों के मन में ये आशंका थी कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको ये विश्वास दिलाया था कि उनका पैसा नहीं डूबेगा, यदि डूबता है तो उन्हें 5% ब्याज के साथ वो रकम वापस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने कल और आज के अंदर बिल्कुल आर्थिक शोषण के 3 चरणों का एनालिसिस किया है। और ध्यान रखना, राजस्व आ रहा है, राजस्व आ कहां रहा है? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उस व्यवस्था से। स्थायी बंदोबस्त को मैंने क्लियर करा दिया है। कल के वीडियोस में कोशिश करेंगे कि हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी पढ़े, महलवाड़ी व्यवस्था, और इस दौरान आएगा 1813 का चार्टर एक्ट क्या था। तो कल इसके आगे हम फिर मिलेंगे निश्चित रूप से एक नए विश्वास के साथ, एक नए संकल्प के साथ और पूरे अपडेशन के साथ। और कोशिश होगी कि मेरे इस 1 घंटे के वीडियोस के माध्यम से आपके पास एक नई ऊर्जा का संचार हो। लेकिन फिर एक बार मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, आप वीडियोस को शेयर करें, आप उसको लाइक करें, ताकि हमारा एप्रिसिएशन और अधिक बढ़ सके। और लॉकडाउन के इस पीरियड में, लॉकडाउन अभी 3 मई तक रहेगा, तब तक हमें अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर करना है। अगर आप अधिक से अधिक पढ़ सकें तो विपिन चंद्रा की क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करें। और कल मैं चाहूंगा कि आप वहीं पर इसका उत्तर लिख के प्रेजेंट करें, लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में, कि आपको जो मैंने बताया आप कितना उस पर अमल कर पाए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।